स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो आपको केवल मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और हम आपको ये बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे हम दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास इसके पहले हमने दो वीडियो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की ही जो है, जिसका लिंक हमें इस वीडियो में दिया हुआ है, उसमें हमने ये सीखा है कि कैसे हम लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल टू जो है किसी वेक्टर के है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया है। और सेकंड वीडियो में आपको जो है इक्वेशन ही बनाना है, वहां पर बताया गया है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से पास करने वाली, जो दो पॉइंट अगर गिवन हो तो हम कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं थ्री डी ज्योमेट्री में। तो हमें इस वीडियो में एंगल फाइंड आउट करना है दो लाइंस के बीच में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। इसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें देखिए एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में। आपको एक 3D फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें दो लाइनें हैं, एक L1 है और L2 है। बोथ दीज टू लाइंस आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो हमें जो है इन दोनों लाइनों के बीच में जो ये थीटा है ये फाइंड आउट करना है। मान लिया कि हमें लाइन L1 और L2 का डायरेक्शन रेशियो पता है और L1 का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो है, वो A1, B1 एंड C1 गिवन है और लाइन 2 के जो डायरेक्शन रेशियो है वो A2, B2 एंड C2 गिवन है हमें। और इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है वो थीटा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमने यहाँ एक फॉर्मूला बताया है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप जो है दो लाइंस के बीच में बनने वाला जो एक्यूट एंगल है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको दो कंडीशंस जो है याद रखनी है कि अगर कभी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो हो जाता है तो हम, यानी कि ये जीरो हो जाने पर cos थीटा जीरो के बराबर हो जाएगा और cos थीटा जीरो एंगल 90 पर होता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि when two lines are perpendicular, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। यानी कि जब कभी आपसे पूछे कि बताइए ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है या नहीं है, उस केस में आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो डॉट प्रोडक्ट का जो सम है वो इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि थीटा जीरो हो जाता है यानी cos जीरो 1 हो जाता है, उस केस में हमारे पास कंडीशन बनती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस से हम दो लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। अगर कभी मान लेते हैं कि हमें डायरेक्शन रेशियो ना गिवन होकर के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, जैसे L1 L2 के डायरेक्शन कोसाइंस हमें L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 अगर गिवन है, तो उससे हम जो है फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन रेशियो की जगह हम डायरेक्शन कोसाइंस का यूज कर देंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपकी 1 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बच जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस तरह से हमारे पास जो है एंगल आ जाएगा। चूंकि एंगल हमें एक्यूट निकालना है और एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने मॉड का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपको cos थीटा ना निकालना हो, कभी sin थीटा निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे sin थीटा? तो sin थीटा के लिए हमने फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर माइनस M1 N2
माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पहले से तो ज्यादा टफ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप cos थीटा भी निकाल लेते हैं, जैसे आप पहले फॉर्मूले से cos थीटा निकाल करके sin थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू ऐसे करके अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर आपको मैं इसको भी सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बताने जा रहा हूं। देखिए, हमें L1 L2 M1 M2 N1 N2 और फिर हमें रिपीट करना है L1 L2 को, और इन दोनों के बीच में हमने x लिख दिया, यहां पर y लिख दिया और यहां z लिख दिया। देखिए, हमें क्या करना है, पहले केस में ऊपर से नीचे L1 इंटू M2, बीच में माइनस L2 इंटू M1, डिटर्मिनेंट की तरह हमने इसको खोल दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया। जब हम बीच वाला लेते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर हमने नीचे से ऊपर M1 इंटू N2 माइनस M2 इंटू N1 लिख दिया, और ऐसे ही थर्ड वाले केस में हमने फिर N1 इंटू L2 माइनस N2 इंटू L1 हमने लिख दिया है। तो ये बता दिया है मैंने कि आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आपको ये बात हमने अपनी पहली वीडियो में बताई थी कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म होता है वो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी इक्वेशन हमने ले रखी है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है जिसके डायरेक्शन रेशियो b1 और जो इसके डायरेक्शंस जो हैं वो b1 और b2 हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होगा तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, ये जो डायरेक्शन वाले जो हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं b1 एंड b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड का भी प्रोडक्ट करके जो है आप इस तरह से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रहे कि अगर b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होगा तो उस समय L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगा बच्चों। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, और हमें दो लाइंस कौन से फॉर्म में दी हुई है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ ये हमारा r इज इक्वल टू, अगर मैं इसे r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से कंपेयर करूंगा तो ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में दिस इज a2 एंड दिस वन इज b2। तो हमारे पास चूंकि फॉर्मूले में हमें a1 a2 से कोई मतलब नहीं है, केवल हम b1 b2 लेंगे, तो b1 b2 हमने यहाँ पर नोट कर लिया इक्वेशन से। b1 हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, ऐसे ही b2 हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है। हमने ये फॉर्मूला यूज करना है सिंपली b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो एक एक करके हम सारी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। b1 डॉट b2 यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालेंगे तो जो है i का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 2 है उसका स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट 2 है उसका भी स्क्वायर करके हमने ऐड करके अंडर रूट निकाल देंगे, तो वो आ गया हमारे पास 3। सिमिलरली b2 का भी हमने मैग्नीट्यूड इसी प्रकार से फाइंड आउट कर रखा है। अब ये तीनों वैल्यूज जैसे ही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मेरे पास 19/21 आ जाएगा, जिससे थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos इनवर्स 19/21। तो देखा हमने कितनी आसानी से ये फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि यार ये तो हमारे पास अगर जो है ये तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन था, बट अगर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी इलाज हमने किया हुआ है बच्चों। देखिए, हमारे पास हमने दूसरा जो एग्जांपल ले रखा है उसमें हमने दो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ले रखी है। x हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हमें जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद जो है हमें तब जाकर के ये जो नीचे है हमारे पास ये a1 b1 एंड c1 होंगे और डायरेक्शन रेशियोज होंगे ये। ऐसे ही लाइन 2 में ये a2 b2 और c2 होगा।
तो यहाँ हमने वो सारी चीजें लिख ली हैं अलग से, ताकि हम ये फॉर्मूले में आसानी से पुट कर सकें। तो यहाँ हमने जैसे A1 फॉर्मूला लिखा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, नीचे हमने उनके मैग्नीट्यूड्स लिखे। तो A1 डॉट A2 यानी 3 इंटू 1 3, और ये हमने 3 लिख दिया। 5 इंटू 1 5 एंड 4 इंटू 2 8, नीचे हमने A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर एंड C1 स्क्वायर लिखा है। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सिमिलरली 1 1 एंड 4 हो गया। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 16 अपॉन 10 रूट 3, क्योंकि यहाँ 50 और ये रूट 6 आ गया, तो 50 के हमने फैक्टर कर लिए 5 5 2, और 6 के भी 2 और 3, तो हमने पेयर बना करके बाहर निकाल लिया है, तो 10 रूट 3 आ गया। आफ्टर कैंसिलेशन ये जो है 8 बाय 5 रूट 3, तो हमने इसे रेशनलाइज भी करना है, तो हम रूट 3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास जो है, हमने इस तरह से दोनों केसेस में आपको बताया कि अगर लाइन कभी आपको वेक्टर फॉर्म में दी हो या कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं, जिसमें हमें P की वैल्यू निकालना है, और हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, और ये बोल रहा है कि ये दोनों लाइन की जो दोनों लाइंस जो हैं दे मीट एट राइट एंगल, यानी इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये हमसे बोला हुआ है, इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में हम P कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इक्वेशन को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इक्वेशन जो होता है वो आपको x माइनस x1 अपॉन a ऐसे y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c करके होता है। तो हमें इस x को पहले लाना है, तो x को पहले लाने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, और ये माइनस हम नीचे लेके आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास 7y माइनस 14 है, तो मैंने इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, क्योंकि y के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं बचना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 7 कॉमन ले लिया, और इस 7 को फिर नीचे लेके आ गए, और ये हमारे पास ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन चेंज करके इस फॉर्म में आ गई है। सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन को देखा कि हमारे पास 7 माइनस 7x है, तो हमने इसमें माइनस कॉमन भी लेना है और 7 कॉमन ले लेंगे, माइनस 7। तो इस तरह से माइनस 7 कॉमन लेने के बाद इस माइनस 7 को आपको नीचे भी लाना है। ये आपका, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि z बाद में है, आपको z पहले लाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। तो ये माइनस कॉमन लेकर के हम नीचे लेके आ गए हैं। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे उस समय हमारे पास जो है पहली इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये A1 है, ये B1 है, और ऐसे ये C1 है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ऐसे ही आपके सेकंड इक्वेशन में ये A2 B2 और C2 हो गए। तो अब चूंकि हमारे पास कंडीशन दी हुई थी कि एज द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का केस हमारे पास क्या था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। तो अब मैंने A1 इंटू A2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू -3p अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 9p बाय 7। ऐसे ही B1 B2 यानी 2p बाय 7 इंटू 1 यानी 2p बाय 7, एंड C1 C2 का प्रोडक्ट करके -10 आ गया। -10 को हम उस साइड ले जाएंगे और इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है, तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11 बाय 7, और P की वैल्यू हमें निकालना था इसलिए ये 7 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास 70 अपॉन 11 P की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो इस टाइप का जो है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही हमारे पास A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आएंगे, उसके बाद हमें कंडीशन में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ हमने एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है लिया है, जिसमें ये हमें बोल रहा है कि दो इक्वेशन जो कि आपको गिवन है ये परपेंडिकुलर हैं, हमें शो करना है।
तो चूंकि ये इक्वेशन हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहली इक्वेशन तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी, तो इसलिए ये A1 हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में ये A2, B2 एंड C2 हो जाएंगे। केवल आपको कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को जो है कंप्लीट करना है कि क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 आती है या नहीं, क्योंकि यही इसी से हमें पता लगेगा कि वेदर द लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो हमने A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का प्रोडक्ट करके सम किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो इससे हमारे पास ये पता लग गया कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम दो लाइंस को परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं बच्चों।